ओके, सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक एग्जांपल को जिसमें हम ये देख रहे थे एंड ऑपरेशन जो है उसकी एग्जांपल हमने देखी थी कि बारिश की सिचुएशन में और बसेस की अवेलेबिलिटी के केस में क्या आप ऑफिस जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, और क्या आपको अम्ब्रेला साथ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. दैट वाज द एग्जांपल दैट वी सॉ लास्ट टाइम. लेट मी टर्न ऑन स्क्रीन. So this was the example that we had seen last time, right? आज हम एक और ऑपरेशन की एग्जांपल से शुरू करते हैं. इन दिस एग्जांपल वी सी हाउ एन और ऑपरेटर वर्क्स, राइट. इट्स लाइक मिसाल के तौर पे आप कोई गाड़ी जो है वो लीज पे लेना चाहते हैं और दो सिचुएशंस हैं. ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो दो सिचुएशंस हैं आपके पास कि या तो आपको कोई बहुत अच्छा बोनस मिला है जो आपको इनकरेज करता है कि आपको इस किस्म की परचेज़ कर लेनी चाहिए, या फिर ये कि जो गाड़ी आप परचेज़ करना चाह रहे हैं उसके ऊपर कोई अच्छा डिस्काउंट ऑफ़र हो रहा है. तो हम कहते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन है तो ठीक है, कार ख़रीदने का डिसीजन एक मुनासिब डिसीजन हो सकता है, ठीक है. वरना जो है हम प्रेफर करेंगे कि फिर थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए और अभी इस किस्म का डिसीजन ना लिया जाए, राइट. सो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन को हम देखते हैं. सो दिस इज इट. तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट मैसेज, एक मैसेज प्रिंट होता है, आंसर क्वेश्चंस विद 0 और 1, एंड देन इज़ देयर अ डिस्काउंट ऑन योर फेवरेट कार, और एक बूलियन वेरिएबल है ऑन डिस्काउंट जिसको इनिशलाइज किया गया है फॉल्स से, और उसमें फिर आप इनपुट करते हैं. आप 0 इनपुट करेंगे या 1 इनपुट करेंगे डिपेंडिंग ऑन के जो गाड़ी आप ख़रीदना चाह रहे हैं उस पर डिस्काउंट है या नहीं. फिर दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है, डिड यू गेट अ फैंटेस्टिक बोनस, क्या आपको कोई बहुत अच्छा बोनस मिला है. अगेन वेरिएबल फैंटेस्टिक बोनस डिक्लेयर किया हमने, यहाँ पे उसको फॉल्स से इनिशलाइज कर दिया, इसमें भी इनपुट कर लेंगे 0 या 1. और फिर हम ये कंडीशन लगाते हैं जिसमें हम और ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं. यू सी, हमने लास्ट टाइम बात की थी पिछली एग्जांपल में जैसे हम एंड ऑपरेटर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो इसमें हम और ऑपरेटर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि इफ़ ऑन डिस्काउंट, अगर गाड़ी जो है वो डिस्काउंट पे है या आपको कोई बहुत अच्छा बोनस मिला है, तो सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशन यू कैन बाय दैट कार. एल्स के केस में हम कब जाएंगे, जब ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी. इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी, यानी गाड़ी ऑन डिस्काउंट है या फैंटास्टिक बोनस आपको मिला है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आप इस इफ़ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. लेकिन अगर दोनों फॉल्स होती हैं तो फिर आप एल्स में जाएंगे एंड यू वुड बी प्रिंटिंग दिस मैसेज, सॉरी वेटिंग अ वाइल इज़ अ गुड आइडिया. और इन दी एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हैज़ हैपेंड, आप आखिर में एक बार ये चेक करके कि क्या गाड़ी पर डिस्काउंट था या नहीं था, तो आप ये प्रिंट कर देते हैं दैट कार इज़ नॉट ऑन डिस्काउंट इफ इट इज़ंट ऑन डिस्काउंट. हम इसको एक रन लेके देखते हैं. इज़ देयर अ डिस्काउंट ऑन योर फेवरेट कार, तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि नहीं है. और डिड यू गेट अ फैंटास्टिक बोनस, सपोज हम कहते हैं कि हाँ जी हमें एक फैंटास्टिक बोनस मिला है, तो वी गेट दिस मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन बाय दैट कार एंड ऑल्सो कार नॉट ऑन डिस्काउंट, राइट. इसी को अगर हम एक डिफरेंट इनपुट के साथ एग्जीक्यूट करके देखें, हम कहते हैं जी हमें गाड़ी पर डिस्काउंट भी है और हमें बोनस भी मिला है, ठीक है. तो वी सिंपली गेट दिस मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन बाय दैट कार, एंड दिस मैसेज कार नॉट इन डिस्काउंट इज़ नॉट प्रिंटेड इन दिस केस, वेरी लाइकली सो. इसी तरीके से अगर हम कहते हैं जी गाड़ी पे डिस्काउंट भी नहीं है और बोनस भी नहीं मिला, तो वी गेट दिस मैसेज, सॉरी वेटिंग अ वाइल इज़ अ गुड आइडिया एंड ऑल्सो दैट कार इज़ नॉट ऑन डिस्काउंट. So did you get this example? It simply demonstrates the use of OR operator and not operator, right? OR ऑपरेशन में हमने ये यहाँ पे लगाया इसको और चेक कर लिया इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू है तो हम इस के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, वरना एल्स में जाएंगे. और नॉट ऑपरेटर के ज़रिए हमने चेक किया कि गाड़ी पर डिस्काउंट है या नहीं है. तो ऑन डिस्काउंट अगर फॉल्स है
तो नॉट उसको ट्रू कर देगा, ठीक है, और अगर ऑन डिस्काउंट ट्रू है तो नॉट उसको फॉल्स कर देगा। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस एग्जाम्पल? सबको समझ आ गई ये एग्जाम्पल? सबको समझ आ गई ये एग्जाम्पल? सर आ गया समझ। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वी टॉक अ बिट अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर्स। अभी जो हमने जो लाइक एंड और की डेमोन्स्ट्रेशन देखी थी, इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, राइट? वो एक इंडिविजुअल ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू को देखते हैं और उनके दरमियान एंड या और करके आपको एक्सप्रेशन इवेल्युएट करके बता देते हैं कि जवाब ट्रू है या फॉल्स है। इसके अगेंस्ट हमारे पास एक और वेरिएशन इनकी होती है जिन्हें हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो कि एक एक्सप्रेशन की ट्रू वैल्यू को नहीं देखते, बल्कि जिन दो ऑपरेंड्स के दरमियान आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो उन पे बिट लेवल पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि कोई भी वैल्यू है, ज़ाहिर है उसके पीछे एक बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी कोड है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बाइनरी वैल्यू है 001000111, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 11000010, राइट? और इनके दरमियान आपको करना है एंड। अच्छा, जो लॉजिकल एंड था दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डबल एम्परसेंड, उसके लिए हम डबल एम्परसेंड का इस्तेमाल करते थे, जबकि बिटवाइज के केस में हम सिंगल एम्परसेंड का इस्तेमाल करते हैं। जब सिंगल एम्परसेंड का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कि हम बिटवाइज एंड करना चाहते हैं। अब बिटवाइज एंड का मतलब क्या है कि इसकी हर बिट इसकी हर बिट के साथ कंपेयर हो जाएगी, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस बिट्स है। मिसाल के तौर पे 0 एंड 1 इज 0, फिर 0 एंड 1 इज 0, फिर 1 एंड 0 इज अगेन 0, फिर आगे 3 0 हैं और इसमें भी आगे 3 0 हैं, वो भी 0 हो जाते हैं। फिर यहाँ जाके 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इनका एंड 1 आएगा, और फिर 1 एंड 0 है तो इसका एंड 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने हर कॉरेस्पॉन्डिंग बिट के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म किया। अगर एंड है तो एंड परफॉर्म करेंगे, और अगर और होगा तो वो और परफॉर्म करेंगे। तो आपको समझ आई बिट वाइज ऑपरेटर क्या कर रहा है? क्लास सर ये नहीं समझ आया, एक रिपीट करना प्लीज। आपको ये वैल्यू लेफ्ट पे नजर आ रही है, दिस इज 001000011, और ये जो राइट पे वैल्यू है दैट इज 11000010, राइट? इनके दरमियान हम बिट वाइज एंड करना चाहते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो बिट वाइज एंड है वो सिंगल एम्परसेंड से रिप्रेजेंट होता है, जबकि जो लॉजिकल एंड है वो डबल एम्परसेंड से रिप्रेजेंट होता है। अब इनके दरमियान एंड करने का मतलब ये, बेटा माइक बंद कर दे। इनके दरमियान एंड करने का मतलब ये है कि बिट लेवल पे आप एंड करेंगे। ये पहली बिट 0 है, इसकी पहली बिट 1 है, इनका एंड 0 और 1 का एंड 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। फिर इसकी दूसरी बिट 0 है, इसकी दूसरी बिट 1 है, 0 और 1 का एंड फिर 0 ही आया, आपने 0 लिख दिया। फिर इसकी तीसरी बिट 1 है, इसकी तीसरी बिट 0 है, 1 एंड 0 का एंड फिर 0 आया। फिर इसकी चौथी बिट 0 है, इसकी चौथी बिट भी 0 है, 0 और 0 का एंड फिर 0 आया। फिर इसकी पाँचवीं बिट 0 है, इसकी पाँचवीं बिट भी 0 है, 0 और 0 का एंड फिर 0 आया।
फिर इसकी छठी बिट 0 है, इसकी छठी बिट भी 0 है और 0 0 0 का एंड फिर 0 आया। फिर इसकी सातवीं बिट 1 है और इसकी भी सातवीं बिट 1 है, तो 1 और 1 का एंड 1 आया। और फिर इसकी आखिरी आठवीं बिट 1 है और इसकी आखिरी बिट 0 है, 1 एंड 0 का एंड फिर 0 आया। तो यहाँ आपने एंड किया है बिट लेवल के ऊपर। अगर आप इसको लॉजिकल कर रहे होते तो चूंकि ये भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है और ये भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो आप कहते हैं ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ट्रू का एंड ट्रू होता है। जबकि बिट वाइज के केस में आप उनकी इंडिविजुअल बिट्स के दरमियान वो ऑपरेशन परफॉर्म करके अपना एक्सप्रेशन निकालते हैं। गॉट दिस नाउ? यस सर। बाकी लोग भी बताएं, ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर, आ गई है। ओके अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेशन है जो बिट लेवल पे हम ऑपरेट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन के बाद हमारे पास ये बिट वाइज ऑपरेशन भी पॉपुलर ऑपरेशन होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, विच आर लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज इधर से शिफ्ट हो जाएंगी। ये 0 निकल जाएगा, 0 1 0 0 0 1 1 एंड इस तरीके से ये वैल्यूज लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगी। राइट शिफ्ट करने का मतलब ये है कि सारी बिट्स को एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर दिया जाए, राइट। अच्छा, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का अमूमी इफेक्ट ये होता है, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ज़ाहिर है उसमें डिपेंड करता है कि जो वैल्यू आप वहां से शिफ्ट कर रहे हैं, सर जो एक अनजान को अलाउ कर दे। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होगा कि और राइट शिफ्ट दोनों के केस में, जब आप मिसाल के तौर पे इसको अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 0 यहाँ से निकल गया, ये 0 इस 0 की जगह पे आ गया, यानी सारी वैल्यूज़ एक एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पे एक बिट खाली हो जाएगी और ये अब ये एक सवालिया निशान है कि आप इस बिट को किस चीज़ से फिल करेंगे। अगर आप 0 से फिल करते हैं तो इसका इफेक्ट मुख्तलिफ होगा, 1 से फिल करते हैं तो इसका इफेक्ट मुख्तलिफ होगा, राइट। बट एनीवे, जो जनरल इम्पैक्ट होता है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इम्पैक्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक इंटीजर है नाम के नाम से और उसकी वैल्यू है 32, ठीक है, अगर आप उसे लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाय 1 पोजीशन तो दिस विल बिकम 64, राइट। क्या आप 32 को बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं अपने पास? थर्टी टू की बाइनरी फॉर्म क्या होती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? गूगल किया सर वैसे। जी, मैंने गूगल तो किया, बताऊं? एक मिनट, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें। ओके जी, सो 32 की बाइनरी फॉर्म बताइए क्या होती है? 1,01,00050 है 1 और 5 जी, अब बोलिएगा। 1 और 5 0 1 और आगे 5 0। 1 2 3 4 5, यही है जी। यस अच्छा, 4 8 16 32, ओके। अब ये चूंकि इंटीजर है तो इसका मतलब ये है कि ये तो इंटीजर तो 32 बिट्स का होता है ना। सो बेसिकली इसकी अगर हम वैल्यू लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो असल में इंटीजर वैल्यू के तौर पे अगर इसको लें तो इसकी वैल्यू ये बनती है। ठीक हो गया, क्योंकि इंटीजर 32 बिट्स का होता है। तो दिस विल बी 0 0 0 0 0 1, दिस इज 32 because 2 raised to power 0 is 1, 2 raised to power 1 is 2, 2 raised to power 2 is 4, 2 raised to power 3 is 8, 2 raised to power
4 इज 16 एंड 2 रेज़ टू पावर 5 इज 32, तो ये वाली बिट ऑन करेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट शिफ्ट का इम्पैक्ट क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि इधर से एक बिट निकाल दें और इधर एक बिट डाल दें। अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 2 4 8 16 32, राइट। अब अगर आप देखें तो ये जो 1 है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 64 को। एम आई राइट? यस सर। यस सर। ठीक है। सो बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट का मतलब आम तौर पर ये होता है कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरीके से अगर आप राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट शिफ्ट का मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब आमतौर पे मल्टीप्लिकेशन बाय 2 होता है, और राइट शिफ्ट का मतलब आमतौर पर डिवीजन बाय 2 होता है। इम्पैक्ट यानी उसका ये होता है। तो ये बात आपको आई होप एक बेयर लेवल पे अब समझ आई होगी कि हम शिफ्ट से क्या मुराद लेते हैं, राइट। सो इन सिंपल टर्म्स, अगर आपके पास एक इंटीजर है, नाम के नाम से आपने डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू 32 रखी, अगर आप उसे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 1 तो इसकी वैल्यू 64 हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर आप उसको राइट शिफ्ट करेंगे, दिस शुड बी राइट शिफ्ट बाय 2, 64 32 और 4 या 2 से करेंगे तो इट विल बी 8। अभी हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि एग्जाम्पल में हमारे पास इसकी एग्जाम्पल होगी बिट वाइज शिफ्ट। सो मिसाल के तौर पे ये एग्जाम्पल अगर आप देखें, इस केस में आपने एंटर नंबर, एक नंबर एंटर किया, इनपुट नंबर, ठीक है। फिर आपने हाफ ऑफ दैट नंबर लिया, एक अगर आप उसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो नंबर हाफ हो जाएगा। फिर अगर आप उसके ऊपर 2 लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो वो क्वार्टर हो जाएगा, यानी वो मज़ीद 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप उस नंबर के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, और अगर 2 टाइम्स करेंगे लेफ्ट शिफ्ट तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, और फिर आप उनको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हम 64 ले लेते हैं, ठीक है। हमने नंबर लिया 64। अच्छा, अब आप देखें तो हाफ नंबर बेसिकली एक राइट शिफ्ट से आएगा, सो हाफ इसका 32 होना चाहिए। सो आपने हाफ प्रिंट किया, दैट इज़ 32। क्वार्टर इसका 2 टाइम्स जब आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये क्वार्टर हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। तो 16 × 4 इज 64, क्वार्टर इसका 16 आ गया। इसी तरीके से डबल कर रहे हैं अगर आप, तो राइट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 1 प्लेस तो ये डबल हो जाएगा 128, और इसी तरीके से अगर 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, विच इज़ 256। गॉट दिस और नॉट? बस जो बाइनरी फॉर्म में आपने किया वो समझ नहीं आया, ये समझ आ गया। बाइनरी फॉर्म में जो मैंने आपको बताया, चलें हम इसको ज़रा सादा कर लेते हैं, ये बहुत लंबी हो जाती है वैल्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 बिट्स नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। यस सर। मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, बल्कि चलें यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर हम इनको बाइनरी में करें तो इस बिट की वैल्यू 1 है, इस बिट की वैल्यू 2 है, और इस बिट की वैल्यू 4 है। ऐसे ही है ना? ओके ओके, राइट। अगर हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये वाली बिट राइट शिफ्ट हो जाएगी बाय 1 प्लेस, इसकी सिग्निफिकेंस आधी रह जाएगी। ये पहले 4 थी, इसकी वैल्यू अब 2 हो गई, ठीक है। ओके सर। इसी तरीके से अगर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस डबल हो जाएगी। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट।
सर आप ऐसे करें कि जो पहला स्टेप सर वो लाइंस में लिख देना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ऐसे कि वो 0 1 0 है ना, वो मिक्स हो जाते हैं आपस में, अगर आप माइंड ना करें तो। ज़रा दोबारा बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप। मतलब पहले स्टेप को सर आप पहली लाइन में करें, उसके बाद दूसरे स्टेप को सेकंड लाइन में करें, और फिर तीसरे स्टेप को थर्ड लाइन पे करें, अच्छा मतलब लाइंस चलिए, बना दे, ठीक है, मिक्सअप नहीं होंगे ऐसे। ये हमने किया राइट शिफ्ट। ओके सर। राइट शिफ्ट से हो गई इसकी मैग्नीट्यूड हाफ, ठीक है। अगर ओके हम इसके ओके ऊपर दोबारा, इसी के ऊपर दोबारा लेफ्ट शिफ्ट कर दें तो ये वैल्यू दोबारा ये हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट डबल्स दी मैग्नीट्यूड। तो राइट शिफ्ट हाफ्स द मैग्नीट्यूड एंड लेफ्ट शिफ्ट डबल्स द मैग्नीट्यूड। अगर इसको मजीद लेफ्ट ले जाएंगे तो ये मजीद डबल हो जाएगी, मजीद लेफ्ट ले जाएंगे तो आपको पता है ना मल्टीप्लाई बाय 2 होती जाती है सिग्निफिकेंस। तो दैट्स द यस सिंपल सर। कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। मतलब लेफ्ट शिफ्ट में हम 0 को उठा के सबसे टॉप राइट पे लेके आ रहे हम हैं ऐसे। पूरी बिट सीक्वेंस को लेफ्ट शिफ्ट में पूरे बिट सीक्वेंस को एक प्लेस लेफ्ट पे स्लाइड कर देते हैं, ठीक है। ओके ठीक ओके है, सर। आपने शायद वो बचपन में पोइम सुनी होगी, देयर वर 9 इन द बेड एंड द लिटिल वन सेड रोल ओवर। या 9 लिटिल monkeys। सो दे ऑल रोल्ड ओवर एंड वन फेल ऑफ। तो पीछे रह गए 8, राइट। सो जो अब 8 की उधर जगह जगह बची वो 0 फेल होगी, आप ये समझने से। ओके सर। ओके जी, सो वी मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट इज अ बिट अबाउट कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट आप लोगों ने शायद पहले देखी होगी, बट दिस इज़ वेयर जब आप ऑपरेशन और असाइनमेंट एक ही लाइन में कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने 2 नंबर्स डिक्लेयर किए, नम 1 इज़ 22 एंड नम 2 इज़ 5, और हम लिखते हैं नम 1 प्लस इक्वल नम 2। तो नम 1 प्लस इक्वल नम 2 लिखने का मतलब क्या होता है, दैट नम 1 इज़ इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं नम 1 प्लस इक्वल नम 2, राइट। सो इसका इन इफेक्ट मतलब यही होता है दैट व्हेन यू राइट नम 1 प्लस इक्वल नम 2, इसका मतलब यही होता है दैट यू आर राइटिंग नम 1 इज इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2, राइट। और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हमें दस्तयाब हैं। हम प्लस के साथ भी कर सकते हैं, माइनस के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीजन के साथ, मॉड के साथ, लेफ़्ट शिफ्ट के साथ, राइट शिफ्ट के साथ, बिट वाइज एंड के साथ, बिट वाइज ऑन के साथ और के साथ, और बिट वाइज एक्सक्लूसिव और के साथ। सो यानी आप ये तमाम ऑपरेटर्स जो हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, बिट वाइज लेफ़्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट, बिट वाइज एंड, बिट वाइज और एंड बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, इन तमाम के साथ ये ऑपरेशन जो है वो कंपाउंड फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसकी भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने प्लस के साथ भी किया, वैल्यू एक पहले हम एंटर करेंगे इसके अंदर। हम कोई नंबर हमें प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, एंटर अ नंबर। तो हम फ़र्ज़ करें कि सपोज 64 ही एंटर करते हैं, ठीक है। तो 64 इस ऑपरेशन के बाद जब इसमें 8 ऐड होगा तो दिस विल बिकम 72। फिर इसमें से जब 2 माइनस होगा दिस विल बिकम 70। फिर इसको जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो दिस विल टेंटेटिवली बिकम एज अ नंबर 17। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ फिर तो ये 68 आ जाएगा, और फिर अगर इसका मॉड लेंगे 1000 के साथ तो ये 68 ही आएगा। कैन यू टेल कि 68 मॉड 1000 68 क्यों आएगा? क्योंकि रिमाइंडर वाला और उसमें क्या ना, क्योंकि रिमाइंडर जब आता आप और एक में जब आप 68 को अंदर प्लेस करेंगे और 1000 को बाहर प्लेस करेंगे, सो यू हैव दिस 1000 तो सर कोई और रिमाइंडर नहीं बचेगा।
तो इसको आप 68 पे करेंगे तो ये 0 पे जाएगा, 0 पे जाएगा तो 1000 0 विल बी 0 एंड द रिमाइंडर विल बी 68। तो यानी 1000 से छोटी कोई भी वैल्यू अगर आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपका रिमाइंडर जो है वो वैल्यू ही होगी। ओके, उसके बाद आप इसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, दिस विल बिकम 136। अगर आप इसके ऊपर राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे और 2 लेवल पे करेंगे तो ये 4 से अगर एक राइट शिफ्ट करेंगे तो 136 हाफ हो जाएगा। अगर आप इसको 2 टाइम्स राइट शिफ्ट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, दैट इज़ 34, राइट। इसी तरीके से अब आगे यहाँ पे देखें तो हमने इसके बिट वाइज एंड और एक्सक्लूसिव और किए हुए हैं, ठीक है। बिट वाइज में क्या होता है, आपके पास वैल्यू है इस टाइम 34, ठीक है, वैल्यू इज 34। अब 34 जो है इसका अगर आप बिट वाइज और लें 0x55, यू कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन 0x55? आप में से कोई ये समझ सकता है कि 0x55 का मतलब क्या होता है? सर इसकी मेमोरी लोकेशन है, लेकिन सर वो हेक्साडेसिमल नहीं होती है। Now, do you know what does 0x means? नो सर। This is basically hexadecimal notation. Hexadecimal समझते हैं आप? जी सर, हेक्साडेसिमल तो समझता हूं। ओके, हमने लिखा हुआ है 0x55, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे 0x55, जी सर। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 0x55 का? 0x का मतलब तो सिर्फ ये है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये नॉर्मल नंबर नहीं बल्कि हेक्साडेसिमल है, तो इसको हम निकाल देते हैं, राइट। 0x ओनली रिप्रेजेंट्स दैट व्हाट यू आर रीडिंग इज नॉट अ बाइनरी और डेसिमल और व्हाटएवर, इट इज एक्चुअली अ हेक्साडेसिमल। अच्छा, हेक्साडेसिमल में अगर हमें 5 लिख के दिया जाए तो इसको हम बाइनरी में अगर लिख लें, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो बाइनरी में करना है सारा काम, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल में हर जो वैल्यू होती है वो 4 बिट्स में रिप्रेजेंट होती है, तो ये बेसिकली हो जाएगी 1001। क्या 10015 बनता है? इन फैक्ट इट विल बी 10101। क्या 5 की बाइनरी फॉर्म 0101 ही बनती है? नहीं सर, पता नहीं सर, नो आइडिया। क्यों जी, कोई बता सकता है 5 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है? क्या आपको पता है कि आप बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? जी सर, वो आइडिया है सर, 2 से डिवाइड करते हैं। आप ऐसे करें, आप ऐसे होता है। करें, मेरी बात सुने, आप ऐसा कीजिए 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करके मुझे बताइए कि क्या आया। एवरीबॉडी 0101 0121। जी शाबाश, जवाब निकालिए। जी निकल आया 5 का बाइनरी फॉर्म, कितने लोगों ने निकाल लिया? सर 101। 101। अगर मैं इसको 4 बिट सीक्वेंस में लिखूं तो ये 0101 ही बनेगा, यस सर। राइट। और फिर दोबारा हमारे पास फिर 5 है तो वो भी 0101 ही बनेगा, ठीक है।
तो जब आप हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ लिखते हैं तो आप हर एक वैल्यू को, क्योंकि 0 से लेके 15 तक हो सकती है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें 4 बिट्स की ज़रूरत होती है। तो हम जब हेक्सा वैल्यूज़ को बाइनरी में लिखते हैं तो 4-4 बिट सीक्वेंस में लिखते हैं। तो अगर वो 5 है तो वो 0101 बनेगी, और अगर 2 बार 5 है तो 0101 0101 2 बार बनेगा। सो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 0x55 इन बाइनरी फॉर्म इज़ 0101 0101। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया जी, आगे चलें। यस सर। जी सर। अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू में हमारे पास इस वक्त जो नंबर है दैट इज़ 34। अब आप 34 डेसिमल में है, ज़ाहिर है, 34 की बाइनरी वैल्यू बनाइए। वन 00010। सर 100 और 10। तो अगर मैं 8 बिट्स में लिखूं तो यही बनेगी जो मैंने लिखी है। जी सर। तो 34 की बाइनरी वैल्यू हो गई 00100010। ऐसे ही है जी? जी सर। चलिए जी, तो ये हमारी आ गई वैल्यूज़। अब हम इनका करते हैं बिट वाइज और देखते हैं कि बिट वाइज और क्या बनता है, ताकि चलें हमारी कहानी तो साफ हो। 0 और 0 का और कितना होता है? 0। 1 और 0 का और क्या आएगा? 1। 1। फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1। यही आएगा इनका और। यस सर। अच्छा, अगर यही आएगा तो ये बताइए कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या बनती है? सर ये तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रुके फिर रजिस्टर वो करते हैं। ये बनेगी जी 119। कर लीजिए कैलकुलेट आप भी, मैंने तो कर ली है। सर आप गूगल कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं? बेटे कैलकुलेट ही कर रहा हूँ, सारी ज़िंदगी बिट्स ही करते रहे। बिट्स के साथ प्ले सर, करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो सर आप ये गूगल कर रहे हैं? 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है। इनको ऐड कर लें 119 बनता है। तो सर हम भी गूगल करें या हम कैलकुलेट करें आप? बेटे कैलकुलेट करें, गूगल करने का क्या फ़ायदा? ओके सर। आई मीन अगर आप गूगल से करवा रहे हैं तो फिर आपको अब बेसिक पर्पस तो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट हो उसका। ओके सर। तो ये निकाल के मुझे बताइए, मेरा जवाब तो 119 आ रहा है, क्या आपका भी 119 आ रहा है? जी सर 119 आ रहा है। जी जी सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। अच्छा जी, चलिए अब हम देखते हैं कि जो एक बिट वाइज ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया गया था, दैट वाज के जी वैल्यू जो कि 34 थी उसका आप और परफॉर्म करें, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू और 0x55। इसका जवाब यहाँ पे क्या आया हुआ है? 119। ठीक है, इसी तरीके से आप इनमें एक्सक्लूसिव और करेंगे तो इसका जवाब 34 आ रहा है, और अगर आप एंड करेंगे तो इसका जवाब 2 आ रहा है। ये मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, इसको आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है,
एक्सक्लूसिव और के लिए उसने एक डिफरेंट यही फिगर इस्तेमाल की है और एंड के लिए उसने 0f इस्तेमाल किया हुआ है. सो उस हिसाब से आपको उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है. But you know how to convert a hexadecimal to binary and similarly a decimal to binary and then get the decimal out of binary again. ठीक हो गया जी. इस एग्जाम्पल के हवाले से कोई सवाल है आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं. सर वैसे थोड़ा सा इरेलीवेंट है, अगर आप माइंड ना करें तो जी पूछ. जी जी पूछिए. सर जब आप हमसे वो मिड्स लेंगे तो आप प्रोग्राम बनवाएंगे या ये बिट्स वाले करवाएंगे सॉल्व आपसे? बेटा जो कहें वो कर लेंगे. हम प्रोग्राम बनाएंगे सर. तो प्रोग्राम्स में अगर आपको मैंने कुछ हेक्सा वैल्यूज़ के साथ प्ले करने को कह दिया तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर सर मेथड्स और ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे. अच्छा देखिए, द थिंग इज़ कि अभी तो हमें एग्ज़ाम की सिनेरियो का नहीं पता क्या होता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है. लेकिन मैं आपको इन जनरल ये बात बता रहा हूँ दैट यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद प्लेइंग विद दीज बिट्स. और ये भी मैं आपको बताता हूँ, दीज आर नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल. ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. हेक्सा वैल्यू को अंडरस्टैंड करना, याद रखें आपके सामने कभी कभी हेक्सा वैल्यू आती है. आमतौर पे एज ए स्टूडेंट हमें यूँ लगता है जब हमारे सामने 0x लिखा हुआ आता है तो हमें लगता है कि बस ख़त्म होगी कहानी. नाउ आवर अंडरस्टैंडिंग एंड्स. ठीक है. आई टेल यू कि कोई कितनी बड़ी से बड़ी हेक्सा वैल्यू हो उसको डिकोड करना कितना आसान होता है. मिसाल के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है 0x445AB59. अब इस किस्म की वैल्यू देख के आपको परेशानी तो होगी ना. जी सर. लेकिन इसको इतना आसान है कन्वर्ट करना बाइनरी के अंदर. ठीक है. हेक्साडेसिमल में याद रखिए एक कैरेक्टर 0 से लेके f तक जा सकता है. ठीक है. 0 से लेके f तक का मतलब ये है कि वो हम ज़ाहिर है 9 के बाद फिर 10 की बजाय a बोलते हैं, b बोलते हैं, c बोलते हैं, तो वो 15 डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं. 15 डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स की ज़रूरत होती है. ठीक है. आपने सिंपली ये करना है, मैं ज़रा थोड़ी सी वैल्यूज़ कम कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े. तो मैं सिर्फ ये 4 रख लेता हूँ, 4AB9. ठीक है. सबसे पहला काम जो आपने करना है, आप ये 0x7 से हटा दें. हमें पता है कि ये हेक्सा है तो हम इसको 0x को हटा देते हैं. तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं अब इसमें? 4AB9. ठीक है. अब पहला काम आपने इसके साथ क्या करना है फिर कि 4 जो पहला कैरेक्टर है उसके लिए 4 प्लेसेस निकाल लें, a के लिए 4 प्लेसेस निकाल लें, b के लिए 4 प्लेसेस निकाल लें और 9 के लिए भी 4 प्लेसेस निकाल लें. अब 4 को बाइनरी में लिखें तो क्या बनता है? सर हमने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ. बेटे नहीं पढ़ा हुआ तो अभी कर लेते हैं ना यार. 4 को अगर आप बाइनरी में लिखें तो क्या बनेगा? अभी तकसीम करके निकाल लें. सर वेट 2 से 00 एक बाकी कंफर्म करता हूँ. जी तकसीम करें 4 को और बताइए 4 का बाइनरी क्या बनता है? सर आप एक दफ़ा वे बता दें फिर हम करते रहेंगे, आपको दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा. ओके. अच्छा देखिए, आप आम तौर पे क्या करते हैं? ठीक है. एक तो मैं आपको बताऊं, ज़्यादा आप चूंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़नी चाहिए. आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही करना चाहिए. मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 बिट्स. ठीक है. ये मैंने लिख दी आपके सामने 8 बिट्स. अब मैं हर बिट की सिग्निफिकेंस लिखूंगा यहाँ पे. ये जो पहली बिट है ये 2 रेज़ टू पावर 0 है, यानी इसकी वैल्यू 1 है. ओके. ये दूसरी 2 रेज़ टू पावर 1 है, इसकी वैल्यू 2 है. ये तीसरी 2 रेज़ टू पावर 2 है, इसकी वैल्यू 4 है. इसकी वैल्यू 8 है. इसकी वैल्यू 16 है. ठीक हो गया जी. अब ये है 8,
इसी तरीके से जो अगली बिट आएगी वो 16 होगी, ठीक है। जो अगली बिट आएगी वो 32 होगी, जो अगली बिट आएगी वो 64 होगी, जो इससे अगली बिट आएगी वो 128 होगी, जो इससे अगली बिट आएगी वो 256 होगी, जो उससे अगली बिट आएगी वो 512 होगी। ठीक हो गया? ये बात समझ आई आपको? अच्छा, दूसरी बात, आपके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है, आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आम तरीका ये होता है कि आप इसको तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पे 4 है, तो 4 को आप 2 पे तकसीम करेंगे, ठीक है। कौन सा पे? तो 2 पे जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। फिर 2 1 पे जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो 4 की वैल्यू बनेगी 1 0 0 इस तरीके से। अगर मैं इसको 5 कर दूं तो यहां रिमाइंडर आएगा 1, तो 5 की वैल्यू बनेगी 1 0 1। ये वाली तकसीम करनी आती है ना आपको? तो आप 2 पे तकसीम करते जाएंगे, रिमाइंडर लिखते जाएंगे, फिर आखिर में जो सबसे आखिरी लाइन है वहां से रीड करना शुरू कर देंगे ऊपर की तरफ। ये आपका बिट सीक्वेंस बन जाएगा उसका, ठीक है। तो अब हेक्सा में अगर आपके सामने वैल्यू है तो आपने क्या करना है? हेक्सा में अगर आपके सामने वैल्यू है जैसे ये 4, तो मैंने कहा कि हर एक के लिए 4 बिट्स की जगह रख लें, क्योंकि हर एक ने मैक्सिमम 4 बिट्स लेनी है। अब 4 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी? 4 की पहली वैल्यू, 4 की बाइनरी वैल्यू देखिए सर, जैसे 4 से डिवाइड करेंगे, जी 2 से डिवाइड करते करते 1 0 0 आ जाएगी सर। 1 जी 0 0 इसकी वैल्यू आएगी 1 0 0, लेकिन चूंकि बिट्स 4 लिखनी है तो शुरू में फिर आप एक 0 लिख देंगे, 0 1 0 0, यानी 1 0 0 है ना, तो चूंकि 4 बिट्स लिखनी है तो शुरू में 0 लिख देंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब आए ए पे। ए क्या होता है? बेसिकली ए रिप्रेजेंट्स 10, क्योंकि हेक्सा में 9 के बाद 10 नहीं आता, ए आ जाता है। बी 11 को रिप्रेजेंट करता है, सी 12 को रिप्रेजेंट करता है, डी 13 को रिप्रेजेंट करता है, ई 14 को रिप्रेजेंट करता है और एफ 15 को रिप्रेजेंट करता है। तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। 10 की बाइनरी वैल्यू क्या बनती है? सर 10 की बनती है 1 जी। एक मिनट सर, दोबारा काउंट कर लेते हैं। सर 1 0 1 0। यस, इट इज 1 0 1 0। तो थोड़ी सी एफर्ट से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और बी की क्या बनेगी? बी चूंकि 11 है तो वो 1 0 1 1 बन जाएगा। ऐसे ही है जी? जी सर। सर एक थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे सर, मतलब कि जैसे उल्टे सीक्वेंस हम पढ़ेंगे ना, जब डिवाइड करेंगे हम 1 से मतलब 9 से, सर ये प्लेस हम किस तरह करेंगे? प्लेस आप बॉटम से शुरू करते हैं रीड करना, लाइक, ठीक है। आपने जो ए को 10 को डिवाइड किया है तो उसमें जो सबसे नीचे वैल्यू आई उसको सबसे पहले रीड करेंगे और फिर अपना राइट पे जाके ऊपर की तरफ रीड करना शुरू कर देंगे। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बिट्स की प्लेसिंग है सर, तो प्लेसिंग किस तरह करेंगे? यानी आई डिडंट गेट व्हाट यू आर आस्किंग। सर मतलब जैसे 4 स्पेसेस हैं सर, सर सबसे पहले यहाँ पे किस तरह लिखेंगे? जैसे 1 0 0 यूं लिखेंगे? देखिए, अगर आपका जवाब आया 4 के केस में 1 0 0, तो आपने 1 0 0 ही लिखा, ठीक है। ये अगर आप, अब आपको 4 बिट्स मैक्सिमम मिल सकती हैं, आपको मिली 3, आपने 3 यहाँ पे लिख दी, चौथी 0 कर दी, दैट्स इट। इसी तरह अगर आपको मिला 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 तो 4 बिट्स हैं, वो आपने ऐसे ही लिख दी। और बी के केस में 1 0 1 1 मिला तो आपने एज इट इज लिख दिया। ठीक है सर, समझ आ गई। अब 9 का क्या आता है जी? बाइनरी बताइए। वन 0 0 1। जी बिल्कुल यही है।
तो अब आपने ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू थी 4AB9 उसका बाइनरी ये निकाल लिया। अब आपके सामने अगर हेक्साडेसिमल में 20 वैल्यूज़ भी हों तो आपको पता है आपने उसका बाइनरी कैसे निकालना है। हर हेक्सा वैल्यू के अगेंस्ट 4 बिट्स हैं, ठीक है। अगर आपके सामने 10 वैल्यूज़ हैं हेक्सा की तो आपकी बिट्स 40 बनेंगी उसके अंदर, एंड दैट्स वेरी सिंपल, राइट। सो दैट्स वाई अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा पर्पस आपके बाइनरी सिस्टम की और हेक्साडेसिमल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग का इम्तिहान लेना बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के तौर पे आपको इन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। आपके लिए अगर ये वाली बातें इंटिमिडेटिंग रहती हैं, आपको मुश्किल लगती हैं, तो फिर बाकी चीज़ें भी मुश्किल रहेंगी आपके लिए। एड्रेसेस का, नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन का आपके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए भी कि ये चीज़ें मुश्किल बिल्कुल नहीं हैं, इट्स जस्ट दैट वी डोंट सी इट इन दैट वे। सर मुश्किल ऐसा सच नहीं है, लेकिन हमने कभी की नहीं है। तो अब कीजिए, कर लीजिए, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ये वही अरिथमेटिक है जो आपने लाइक बाइनरी सिस्टम, तो अब मेरा ख्याल है कि मैट्रिक तक के मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत बाइनरी सिस्टम आपकी नज़र से गुजर ही जाता है। और तकसीम के कायदे, ये कायदे वो भी नए नहीं है। तकसीम का कायदा भी वही हम ज़ाफ़िकल भी निकालते रहे हैं, आधे आज़म भी निकालते रहे हैं, और लाइक जिसे हम GCD और LCM और सब चीज़ें कहते हैं, तो कोई तरीका भी, मेथड भी नया इस्तेमाल नहीं करना पड़ता इसके अंदर। 2 की पावर निकालनी भी हमें आती है। सो इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा इसको अटेंशन दें और थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं इसके साथ। कुछ बातें मेरा ख्याल है मैंने आपको बताई हैं, सो यू वुड हैव गॉट लिटिल नॉर्मल। और ये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ बिकॉज मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे 0x देख के यूँ लगता था कि किसी ने मुझे शूट कर दिया, और जब मैंने इनको फिर लेटर जाके समझा तो मुझे लगा यार ये इतनी सादा बात थी। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट दिस टू यू कि ये बात कितनी सादा है, इसको समझना कितना आसान है। इट्स सो सिस्टमैटिकली डिफाइंड। ओके जी, चलिए जी, ये एग्जांपल भी हमने कर ली है। अब आगे है हमारे पास एक साइज़ ऑफ ऑपरेटर भी है। साइज़ ऑफ ऑपरेटर के बारे में हमने पहले भी बात की थी सेकंड चैप्टर में गालिबन। साइज़ ऑफ बुनियादी तौर पे तो हमने पहले भी कहा था कि फ़ंक्शन की तरह लगता है, लेकिन ये फ़ंक्शन है नहीं, असल में है एक ऑपरेटर ही, ठीक है। और ख़ास तौर पे साइज़ ऑफ का इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल तब होता है जब हम डायनामिक मेमोरी के साथ डील करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी मेमोरी एलोकेशन की है वो बुनियादी तौर पर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, यानी कंपाइल टाइम पे आप वो मेमोरी एलोकेट कर देते हैं और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसके साइज़ को तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन इन फ्यूचर ऑब्वियसली जब हम ख़ास तौर पे पॉइंटर्स और रेफरेंसेस की तरफ जाएंगे तो हम बात कर रहे होंगे डायनामिक मेमोरी की। सो वहाँ डायनामिक मेमोरी जो है उसमें साइज़ ऑफ का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा क्रूशली हमें नज़र आएगा और समझ आएगा। यहाँ फ़िलहाल हम एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा ले लेते हैं जो कि हमने पहले भी ली हुई है कि साइज़ ऑफ कैसे काम करता है। सो इन दिस एग्जांपल यू सिंपली सी कि आपने एक इंटीजर अरे डिक्लेयर किया 100 एलिमेंट्स का, ठीक है। और यहाँ आपने प्रिंट किया जी इंटीजर का साइज़ क्या होता है, हमें मालूम है कि 4 बाइट्स होता है। और माई नंबर्स जो अरे है इसका साइज़ कितना है, चूँकि इसमें 100 एलिमेंट्स है तो 100 ज़रब 4 400 बाइट्स इसका साइज़ है। इसी तरीके से अगर आप इसके एक एलिमेंट का नंबर का साइज़ गेट करना चाहें तो माई नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है मिसाल के तौर पे जो पहले इंडेक्स पे पड़ा हुआ नंबर है वो चूँकि एक इंटीजर ही है उसका साइज़ भी इसने 4 बाइट्स ही बताया। सो ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग दी यूज़ ऑफ साइज़ ऑफ विद दी एरेज। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर आपने असाइनमेंट दी थी कि ना जो डाटा टाइप ना जो ऑटो करके आपने साइज़ ऑफ निकालना है। जी सर वो ज़रा समझ नहीं आया था, उसमें एरर आ रहा था, वो करके दिखा सकते हैं आप? एरर दिखाएंगे तो फिर हम बात करेंगे। सर वो ये आ रहा था कि ऑटो का ना मतलब साइज़ ऑफ के अंदर जब ऑटो लिखें तो एरर आ रहा था। जी जी एरर दिखाइए, स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए। एक मिनट से।
लाइक सर ये यहाँ पे ऑटो फर्स्ट वेरिएबल अगर लिखेंगे तो बेटा ऑटो तो नहीं लिखेंगे ना, आपने तो सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है। ये यहाँ से जो सी आउट साइज ऑफ लिखा है इसमें से ऑटो निकाल दें। ये होगा सर। सर यहाँ आगे कम हुआ था, मतलब कुछ शो नहीं करता सर। ये 4 ही जो यार है यही है। साइज बता तो रहा है आपको 4, और क्या बताए? ये इसका वो कंपाइलर वैसे मैं दूसरे पे कर रहा था तो वहाँ पे एरर आ रहा था, ऑटो का ही कीवर्ड वो नहीं कर रहा था, तो मस्ट क्लियर है वो। तो एरर अब रिमूव हो गया आपका। अगर कोई मज़ीद जी डाउट सर। है आपका तो पूछ लीजिए। नहीं सर, मतलब यानी कंपाइलर टू कंपाइलर सर ये फर्क पड़ता है कि कीवर्ड्स का। देखिए अब मिसाल के तौर पे जो किस कंपाइलर पे आपको एरर आ रहा था? डेव पे? सर डेव सी पे मैंने किया था। अच्छा डेव पे, ज़ाहिर है मोस्ट लाइकली वो पुराना कंपाइलर होगा, उसके ऊपर सी प्लस प्लस की लेटर जो एडिशंस हैं ऑटो लाइक 11 या 14 में आया है, तो वो पुराना कंपाइलर उस पर उसी पे चल रहा है। अब मैं ज़ाती तौर पे को बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ विंडोज़ बेस्ड कंपाइलर्स का, और ख़ास तौर पे जो टर्बो सी था उस वक्त, डेव सी था, दीज आर प्रीटी ओल्ड कंपाइलर्स। आपको अगर आपने विंडोज़ पर भी करना है तो आई वुड प्रेफर कि आप जी प्लस प्लस इस्तेमाल करें मिंग डब्ल्यू के ज़रिए, या फिर इसके ऊपर आपको ये ubuntu मशीन के ऊपर यहाँ पे भी आपको जी प्लस प्लस मिल जाता है। सो यूज़ अ गुड कंपाइलर। और सर बस वीएस करते होते हैं, लेकिन सर वो छोटे प्रोग्राम थे तो इसलिए। या दैट्स ओके, दैट्स ओके। ओके जी, सो दिस कंक्लूड्स। अच्छा उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं, बाकी आप ये एक लंबा टेबल है जिसमें ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस बताई गई है। ऊपर यहाँ जो ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी आगे चल के आएंगे जब हम डायनामिक मेमोरी के साथ, पॉइंटर्स के साथ डील करेंगे, क्लासेस के साथ डील करेंगे। ये वाले ऑपरेटर्स जो अरिथमेटिक हैं और कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनकी प्रेसिडेंस भी आपके सामने है। अरिथमेटिक की ज़्यादा है, और जो फिर इक्वलिटी कंपैरिजंस हैं, फिर बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, और सबसे आखिर में आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस आती है। और एक बात ये आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं और आपको ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस का सपोज़ अंदाज़ा भी है, तो भी आपको बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस नहीं लिखने चाहिए। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक डाउन a big statement, a big expression into multiple smaller and more readable and understandable expressions, you should prefer that। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम को महज एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी के तौर पे नहीं देखा जाता। इट शुड बी रीडेबल, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड इट शुड बी मैनेजेबल। तो अगर आप सिर्फ ये सोचते हुए कि जी एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है और आप एक बड़ा मुश्किल एक्सप्रेशन लिख देते हैं, तो उसको ज़ाहिर है रीड करना और मैनेज करना उतना ही मुश्किल होगा। सो बेटर ब्रेक इट डाउन। Then there are a few questions and exercises that I leave to you in this। और मेरा ख्याल है फ़िलहाल हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, और नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे डिसीजंस इफ्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सो अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ वी कंक्लूड द मीटिंग।